कर दो, स्टार्ट कर दो पूर्णिमा। ठीक है मैम, अब शुरू कर रहे हैं। वेलकम मैम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूर्णिमा बेस, आई एम अ कॉरेस्पॉन्डेंट विद द पायनियर एंड ये है मेरे एडिटोरियल हेड परितोष तिमोठी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं SCPCR की चेयरपर्सन उषा नेगी जी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बाल आयोग ने जो है जो कोविड-19 का जो फेज चला है उसमें किस तरीके की चैलेंजेस फेस करने पड़े बच्चों के लिए, बच्चों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या शिकायतें, किस तरीके से आपने जो भी इश्यूज है वह हैंडल किए। तो शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जो कोरोना में जो कोविड-19 का जो फेज है जो पहले रहा और अभी भी चल रहा है, तो इसमें जो बाल आयोग है उसको जो बच्चों के रिगार्डिंग क्या क्या शिकायतें मिली और आप लोगों ने कैसे हैंडल किया, क्योंकि बच्चों पे भी काफी प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का। तो बाल आयोग के सामने भी क्या चैलेंजेस आए, आपके पास क्या शिकायतें आई बच्चों से रिगार्डिंग और आपने कैसे ये सब टैकल किया है अपने विभाग से, आयोग से? चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं और हमेशा ही जिंदगी में चैलेंज तो आते ही रहते हैं। चैलेंज को स्वीकार भी करते हुए सारी परिस्थितियां, क्योंकि ये विश्वव्यापी महामारी और पूरे विश्व में इसका जो है कि कोप का भाजन बनना पड़ा और इसमें सबसे ज्यादा जो है इफेक्टेड बच्चे भी हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस दौरान बहुत सारी हमारे पास में कंप्लेंट्स थी, जिसमें मुख्यतः शिकायत स्कूल से के शिक्षा से संबंधित भी थे। परिवार के लोग बाग इस चीज को लेकर चिंतित भी थे कि बच्चे जो हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और मानसिक अस्वास्थ्य के शिकार भी हो रहे हैं, अवसाद के शिकार हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। मोबाइल फोन पर वीडियो गेम्स तरह तरह के जिस तरह से चल रहे थे, पबजी एंड ऑल, इस तरह की चीजों को ये लोग देख रहे थे, तो पेरेंट्स इस चीज से काफी ज्यादा चिंतित थे। उनकी यही कंप्लेंट्स ज्यादा रही पेरेंट्स की कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे जो है मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने उनसे इस बारे में बात की कि देखिए बच्चों की काउंसलिंग होने की जरूरत है। बच्चों को सबसे बड़ा काउंसलिंग करना पेरेंट्स का काम है। ठीक है, हम लोग हायर भी करते हैं, काउंसलर्स के पास भी जाते हैं, अपने उनकी मनोव्यथा भी बताते हैं, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति जिस तरह से अच्छे तरीके से उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। एक पहले लोगों के बीच में ये शिकायत रहती थी कि हम दोनों वर्किंग है, हमारे पास बच्चों के लिए समय नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैम आपकी आवाज म्यूट हो गई। म्यूट हो गया। भारत ने आपको एक समय दिया है बच्चों के बीच में रहने का, उनको समझने का, उनकी मानसिक स्थिति को जानने का, और सबसे जो बच्चों का बेस्ट फ्रेंड हो या गाइड हो, वो पेरेंट्स ही होते हैं। तो हम लोगों ने पेरेंट्स की भी काउंसलिंग इसमें की और उनको समझाया कि आप अपने बच्चों को सही तरीके से समझाएं, उनकी मनोस्थिति को समझे, उनके साथ में मित्रता का व्यवहार ज्यादा करें, क्योंकि बच्चे जो है प्यार की भाषा को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बनस्पत की उन पे गुस्सा किया जाए और बच्चे पे गुस्सा करके आप अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर जो निकाल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर बच्चे पबजी देख रहे हैं या कोई गेम देख रहे हैं, तो आप कुछ उनके साथ में इस तरह से इंटरेस्टिंग उनके सामने चीजें रखिए और उनको इस तरह के टास्क दीजिए कि ताकि उसके माध्यम से बच्चे जो है उसमें बिजी हो जाए, आपके साथ में घर के कामों में बिजी हो जाए और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो कि कैसे करके हम लोग जो है अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करें और साथ में अच्छी अच्छी स्टोरी, अच्छी अच्छी चीजें आप उनके सामने रखेंगे। कोई
आप एक पिक्चर बना के बच्चों के सामने रख दीजिए कि आपको इस थीम पर काम करना है, तो बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी आप उनको स्टोरीज सुनाएं। आप जो पुराने हमारे इतिहास के जो कर्णधार रहे, जिन लोगों ने इस देश को बनाने में, इस प्रकृति और इस संस्कृति को बनाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, उनके बारे में भी बच्चों को जब आप बताएंगे, क्योंकि बहुत जरा दुखदाई स्थिति ये थी कि आज जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जो कुरीतियां समाज के अंदर आ गई, जो विकृतियां समाज के अंदर आ गई हैं, और जिस तरह का सिस्टम आया है, एजुकेशन सिस्टम, दिन प्रतिदिन जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा कमियां आई हैं, उन सब चीजों को देखते हुए आप टीचर की भूमिका में आ सकते हैं, आप पेरेंट्स की भूमिका में से को अपने को अलग करते हुए आप उनके गाइड, आप उनके मेंटोर्स, आप उनके बच्चों के संरक्षक और बच्चों के दोस्त के रूप में पेश आए, तभी जाकर बच्चे आपको समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक बच्चे जो हैं आपके साथ इतना ज्यादा अपनी बात को शेयर नहीं कर पाए, और क्योंकि उनके पास भी समय का अभाव, ट्यूशन भागो, ये करो, स्कूल जाओ, इतनी सारी होमवर्क्स एंड ऑल, ये सारी चीजें, तो बच्चों को ना तो समझने में आपको बहुत सारा समय मिला, ना बच्चों को समय मिला अपने पेरेंट्स को समझने का। तो ये पेरेंट्स की भूमिका में ना आकर आप एक अच्छे गाइड के रूप में, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के रूप में, आप अपने बच्चे को एक दोस्त के रूप में उस तरह से समझें। तो ये हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ में बैठकर काउंसलिंग की और बच्चों के साथ में बैठकर काउंसलिंग की, और ये कई हम लोगों ने इस तरह के वेबिनार्स वगैरह के माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश की, कि ताकि कम से कम बच्चों के अंदर जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहे वो कॉम्प्लेक्स ना हो, और बच्चे, क्योंकि हमारे ये कल का भविष्य है, यही बच्चे जो हैं, इन बच्चों के हाथ में इस देश की बागडोर होगी, तो हम इनको संस्कारित करें। आप जबरदस्ती करके किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आप जब बच्चों के सामने कुछ अपने आप प्रस्तुत करते हैं या बच्चों को बताते हैं, तो बच्चे उन सारी चीजों से, अच्छी कहानियों के माध्यम से, बच्चों को लगता है कि हाँ, प्रेरणादायक आपके सामने कोई चीज रखी जाएगी, तो बच्चों को भी लगता है कि ओ, हमें भी ये करना चाहिए। कैसे सुभाष चंद्र बोस का जीवन रहा, कैसे विवेकानंद ने अपनी जिंदगी को जिया, कैसे उनके सोच क्या थी, किस तरह से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा की, और छोटी छोटी कहानियां, इस तरह से जब बच्चों को आप समझाएंगे, तो अपने आप ही बच्चे बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। लेकिन उनके सामने ये चीजें आनी चाहिए, जो मैंने अनुभव किया इस बीच में। मुझे काफी स्कूल में जाने का मौका मिला, बच्चों से बात करने का मौका मिला, तो मुझे बहुत दुख होता था कि इन बच्चों को ये सब चीजें नहीं पता है कि वीर शिवाजी कौन थे, झांसी की रानी का योगदान क्या रहा, इस देश को भगत सिंह ने क्या दिया, भगत सिंह ने कौन सी शहादतें दी। तो ये जो चीजें हैं, ये इतिहास का जो छुपा हुआ अंश जो हम लोग नहीं बच्चों के सामने प्रस्तुत करते, क्योंकि पहले हमें दादा दादी, हमारी नाना नानी, परिवार में हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, तो ये सब चीजें हमको सुनने को मिलती थी, लेकिन आज उसकी कमी है। तो वही हम पेरेंट्स को कहते रहे कि आप इस तरह से बच्चों को समझाएं। जी, मेरा अगला सवाल ये है मैम कि आपके पास स्कूल से रिलेटेड अभिभावकों की काफी शिकायतें आती हैं, उनमें से आरटी के स्टूडेंट्स के जो अभिभावक हैं उनकी काफी शिकायतें आती हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ प्राइवेट स्कूल है उनमें आरटी के जो बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसका कोई सोल्यूशन है, कुछ किया जा सकता है जो आरटी के बच्चों को? आरटी के जो स्कूल बच्चों का जो समस्या है हमारा। म्यूट हो गया मैम। म्यूट हो गया मैम। म्यूट हो गया है स्क्रीन। सिन्हा जी ने डाला है, म्यूट हो गया मैम। और ये कौन है? क्या हमारा है? सिन्हा जी को फोन करके पूछो ना एक बार कि ये कौन है, उन्होंने डाले ये बंदा। इस तरह की बातें, ये चीजें हमारे सामने आई हैं, और हम लोगों ने आरटी में जो हम लोगों के पास कंप्लेंट्स थी कि बच्चों के स्कूल में जो है उनके साथ भेदभाव। हमें दोबारा सॉरी म्यूट हो गया आपका स्क्रीन, आवाज नहीं आ रही आपकी।
मतलब उनको बोल दीजिए ना यहाँ से निकलना, पर तो उसका आइडिया में भी मैम म्यूट हो गया है दोबारा, सॉरी आपका आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अपना जिस तरह का उनका रवैया रहा और आरटी के स्टूडेंटों से फीस वसूली करना, उनके साथ दोयम दर्जा का व्यवहार करना, ये सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। और इन सारी चीजों को जब जब हमारे पास शिकायत आई है तो हमने उसका समाधान किया। और उन्होंने नियमों का अगर उल्लंघन किया है, आरटीए के नियमों का उल्लंघन किया, तो उन लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने काफी कार्रवाई की। इस तरह के एक दो स्कूलों पे हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए उसका मान्यता भी उनकी खत्म करवाई कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप करना है, वो नहीं हो दूसरी रहा बात है कि आरटीई के बच्चों को आप इस तरह से अगर उनके अंदर भेदभाव रखेंगे तो उससे बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा होगा और उससे ये और ज्यादा विकृत रूप लेगा। आप उनको सामान्य बच्चों के साथ में जिस तरह से आम बच्चे जिस तरह से आम बच्चों से जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, उसी तरह से आप स्कूल में अन्य बच्चों के साथ, आप उन बच्चों को अलग से बिठाते हैं, आप उन बच्चों को एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने था। और जब हमारे पास ये शिकायतें आई तो मैं स्वयं वहां पर जाकर उसका फिजिकल सत्यापन किया कि कई कई स्कूलों में बच्चों को बाहर बोर्ड पे उनके नाम लिखे जाते थे या उनके गले में इस तरह से आइडेंटिटी एक टांग दी जाती थी, आईडी कार्ड लगा के ये आरटी के बच्चे हैं। तो मैंने उस पर भी एक्शन लिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में कि आप इस तरह से बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं, ये आपका गलत व्यवहार है और इस पर आप लोगों को समझना पड़ेगा। और उन सारी चीजों को हम लोगों ने उस पर एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद में आज ये है कि वो सामान्य बच्चों की तरह उनको पूरी तरीके से बहुत जिस तरह से बाकी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस तरह से बाकी बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है, उनके साथ में भी वे उसी तरह से व्यवहार करने लगे। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। और इन सारी चीजों की जब जब हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई बार मैंने कोशिश की है कि मैं खुद मौका मुआयने पे गई हूँ और वहां पर जाकर मैंने उन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। मैम, आप पे जैसे कि आप पे काफी, जैसे मैंने कहा, कंप्लेंट्स आती हैं अभिभावकों की बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड और बाकी चीजें भी, तो आप पे काफी प्राइवेट स्कूल का कहना है कि आप जो हैं, मतलब जो बाल आयोग है वो उन मैटर्स में भी इन्वॉल्व हो जाता है जो बाल आयोग के अंडर नहीं है। तो और कहना है कि मतलब राजनीतिक किसी अपनी रुचि के कारण मैम, मतलब जो बाल आयोग जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है उन मामलों में भी बच्चों के रिगार्डिंग जो उसके अंडर नहीं आता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? जी, मेरा कहना है कि जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका कहना है, उन्होंने कहा है कि बाल आयोग जो है बच्चों के उन मामलों में भी, जैसे प्राइवेट स्कूल का मैटर है या ये जो मामले हैं, उन मामलों में भी अपना इंटरफेरेंस करता है जो बाल आयोग के अंडर नहीं आते हैं। और इससे जो है, मतलब जो उनका कहना है कि आप अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए करती हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये तो होता ही है। जब आप किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन तो होता ही है। तो ये रिएक्शन से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप हमारे इस बाल आयोग के कोर्ट में आकर अपनी कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार की कंप्लेंट देता है और हमें ये लगता है कि हाँ हम इसमें कुछ कर सकते हैं और अगर हमें करना चाहिए, अगर इस दरवाजे पर कोई आ गया आयोग के और अपनी गुहार लगा रहा है, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उसका समाधान करूं और अपनी पूरी कोशिश, पूरे एफर्ट्स उसमें लगाऊं। तो जहां तक कुछ लोगों का प्रश्न है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बच्चों को सही तरीके से उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनके जीवन का प्रश्न, उनका भविष्य, जो हमारे लिए मेन मुद्दा है। और अगर किसी को यहाँ पर कोई तकलीफ होती है, अगर वो इस तरह की बात करते हैं, तो मैं खुला चैलेंज इस चीज के लिए करती हूँ कि आप जाइए माननीय उच्च न्यायालय के पास में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास में, अगर हम लोग कोई जजमेंट गलत करते हैं तो
आप खुद गलती करते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप अपने स्कूलों को रजिस्टर्ड करवाते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट में, चैरिटेबल एक्ट में, और उसके बाद में आप उसका अनुपालन ना करके आप गलत तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, आप चैरिटी के नाम पर सिर्फ धन उगाही का काम करेंगे, तो वो तो बर्दाश्त काबिल नहीं होगा। और दूसरी बात ये, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बनस्पत प्राइवेट स्कूल में। आप इतना पैसा उनसे लेते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आप जो अपने बायलॉज में आप लिखते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, हमने बच्चों के ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन उसके नाम पे कुछ भी नहीं, सिर्फ धन उगाई। तो ये चीजें अगर हम लोग उनको कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप नॉर्म्स पूरे करें, सीबीएसई के नॉर्म्स पूरे करें, आप आईसीएसई के नॉर्म्स पूरे करें, आप सब नॉर्म्स को पूरा करेंगे। अगर आप अपने आप में सही है और आप सही तरीके से बच्चे, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट तो ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ज्यादा वो देखती हूँ कि वो बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और बड़े अच्छी तरीके से अपनी बात का जवाब, अपने भविष्य के प्रति वो लोग सजग रहते हैं। तो आप अपने इन बच्चों को, जिन बच्चों को हम इतना महंगा एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं, तो क्यों नहीं प्रश्न करेंगे? और अगर बच्चों के साथ में कोई जाति होगा तो क्यों नहीं प्रश्न करेंगे? एनओसी लेते वक्त आप किस किस चीजों को बोलते हैं, क्या क्या चीजें आप लोग बताते हैं, लेकिन अंतोगत्वा आप उस चीज को, नियमों को ताक पे रखकर काम करेंगे, आप बेनिफिट लेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, आप सोसाइटी एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, और उसके बाद में आप जो है बेनिफिट लेंगे सरकार से। जमीन भी आपने फ्री में ले ली, आपने इनकम टैक्स में भी आपने पूरा रिबेट ले लिया, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, आपका वाटर टैक्स, और आरटीओ वाले में भी आपने बेनिफिट लिया, उसमें भी आपको रिबेट मिल गया। तो आपने बच्चों के लिए क्या किया? तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और बच्चों को इस तरह के स्किल डेवलपमेंट, बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट वहां पे रखने की जरूरत, कोई साइकेटिस्ट आपके पास में नहीं होता, लेकिन आप कहते हो आपके यहाँ स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, वो आपके यहाँ स्पेशल एजुकेटर नहीं होता है। आप जो जो चीजें कहते हैं लेकिन आपके यहाँ नहीं होता है, आप पूरी अपने नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते, तो आप पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आपको पूछना नहीं चाहिए। आज तक आपको किसी ने नहीं पूछा, और आज अगर, और जहां तक आयोग है, आयोग का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आयोग के सामने किसी भी दल, किसी भी जगह का कोई भी व्यक्ति आकर अपनी गुहार लगाएगा, किसी भी बच्चे के साथ कोई गलत होगा, आयोग उसके लिए तत्परता से काम करेगा। आयोग का राजनीतिकरण करने की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिनके अपने स्वार्थ निहित होते हैं और जो स्वार्थ के भाव से काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये नहीं है, हमारे लिए बच्चा राजनीति नहीं है, हमारे लिए बच्चा इस देश का भविष्य, कर्णधार है इसका। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है, आप इन बच्चों के भविष्य के प्रति सजग रहें, इन बच्चों के साथ गलत ना करें, आरटी के नाम पे लूटा लाटी ना करें। आप गलत कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें अगर हम कह रहे हैं तो हाँ, हमारा राजनीतिकरण की बात आप करते हैं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। और अगर इन सब चीजों को देखेंगे हम लोग बाग, तो हम तो काम करने से रहे, हम किसी के दबाव में नहीं आते, क्योंकि आप दबाव डालने की कोशिश करते हैं, आप अपने इन्फ्लुएंस, आप पूरी की पूरा तैयारी रखती है कि यहाँ से दबाव, वहां से दबाव, लेकिन हम आपके दबाव में नहीं आते, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। आपको, अगर आपने स्कूल बनाया है तो आपको स्कूल्स के पूरे नॉर्म्स जो होने चाहिए वो चीजें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। आप जहाँ से एनओसी लेते हैं, आप एनओसी लेकर आपको पूरा उसमें करना है। हम लोग मॉनिटर हैं, हम लोग गलत चीजों को जो है नहीं करने देते। तो शिक्षा विभाग को हम लोग डायरेक्ट आदेश करते हैं कि हाँ, आप देखें इसको कि क्या ये फुलफिल करते हैं हर चीज को। अगर ये फुलफिल करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप अपने नियम, कायदे, कानूनों को माने ना। आप कानूनों को ताक पे रख देंगे और उसके बाद में आप सोचेंगे आपको कोई कुछ कहे भी नहीं, ऐसा कैसे होता है? पेरेंट्स को गलत तरीके से आप डील करते हैं। पेरेंट्स की तो आप समझते हैं पेरेंट्स तो कुछ है ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? पेरेंट्स का बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, बच्चे के प्रति उसकी चिंता है ना, उसकी ये चिंता है कि मेरा बच्चा सही तरीके से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप बच्चों को, पेरेंट्स को आप नियम समझाते हैं,
और नियम भी आप गलत समझाते हैं, तो ये नहीं चलेगा, ये इस तरह से नहीं चलेगा। और जब यहाँ पर लोग आएंगे तो नेचुरली ये बाल संरक्षण आयोग उन लोगों के लिए बना है, और ये आयोग का गठन ही इसलिए हुआ है कि बहुत जो प्रॉब्लम्स में गुजरते हैं उनके लिए तुरंत और त्वरित कार्रवाई हो, और इमीडिएट कार्रवाई होने से कम पेरेंट्स को भी राहत मिलती है, वरना तो फिर तो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ते रहेंगे जिस तरह से इनकी गतिविधियां हैं। तो उसमें ना तो इनका कोई पैसा खर्च होता है पेरेंट्स का, और ना ही कुछ समय बर्बाद होता है, इमीडिएट सुना और तुरंत कार्रवाई हुई। तो ये थोड़ा सा लोगों को पचता नहीं है, पाचन क्रिया इन लोगों की थोड़ी सी सुस्त रहती है, ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो डाइजेशन सिस्टम अपना ठीक करिए ना, अपने आप को ठीक करिए आप। जी मैम, आवश्यकता इस चीज जी ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली। इससे रिलेटेड एक समहाउ रिलेटेड एक आपने लॉकडाउन के पहले एक बात हुई थी, ये बच्चे लोग में भी ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज बढ़ रहा था, तो आपने सजेस्ट किया था फिर सजेशन बॉक्सेस रखने का प्राइवेट स्कूल्स में खास करके, बट वो ज्यादा बढ़ नहीं पाया, उसमें कुछ हो नहीं पाया। अब आजकल भी बहुत बढ़ रहा है, बच्चे लोग ज्यादा जल्दी शुरू कर रहे हैं चीज, जो अडल्टहुड में कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें क्या, एक तो दो सवाल है इसमें कि ये सजेशन बॉक्सेस वाला जब अब स्कूल रीओपन होंगे लॉकडाउन के, ये अभी जब अब ग्रेजुअली स्टार्ट होंगे, तब क्या इस पे और फोकस किया जाएगा? और दूसरा चीज ये है कि इसमें क्या पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए? मैं इस पे ही आना चाह रही हूँ, और बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इससे पहले मैं खुद ही मैंने काफी खुद ही अपने आप में ही जाकर झुग्गी झोंपड़ी से लेकर आपकी हर जगह पर जाने के लिए तुरंत वो रही हूँ, और हमेशा अलर्ट रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि हाँ कहाँ पे क्या हुआ, स्वयं भी कूद जाती हूँ। तो जहां तक प्रश्न ये है कि इसके लिए खुद भी बहुत हूँ, तो इस पर हम लोगों ने, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, बच्चा नशे में लिप्त हो रहा है, और आज इस चीज को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। इससे पहले काम होना चाहिए था, इस पर सारे विभागों को काम करना चाहिए, जो इससे रिलेटेड विभाग है वो उन लोगों ने अभी तक क्या किया, इस विषय पर भी हम लोगों ने पूछा है। और बहुत जल्दी हम लोग समस्त उत्तराखंड में इस चीज को लेकर जो है मीटिंग्स करने वाले हैं, और बहुत जल्दी देहरादून में हम लोग अभी मीटिंग करने वाले हैं। आई थिंक इसी वीक में हम लोग एक मीटिंग करेंगे, और उसमें हम लोग जो है एंटी ड्रग सेल्स जो है उनके साथ में भी बैठेंगे, और जिला अधिकारी महोदय के साथ बैठेंगे, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, आपका चाइल्ड हेल्पलाइन, आपका पुलिस विभाग, आपका एंटी ड्रग सेल वाले, और सभी लोग मिलकर इस पर कि आखिर हम लोग क्या ऐसा करें और किस तरह से हम करें, क्योंकि ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है, और ये बहुत इस पर काम करने की जरूरत है। आपने शिकायती उस पे जो कहा, उस पर भी हम लोगों ने ये कि अपना शिकायती बॉक्स रखें। इवन देन हम ये कह रहे हैं कि आप गांधी पार्क के बाहर भी रखें, ऐसी मेन जगहों पर रखें, डीएम कार्यालय के बाहर रखें, आप हॉस्पिटल्स के बाहर रखें, क्योंकि यहाँ सब जगह पर ये सारी चीजें हो ही रही हैं, और रोज आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशा का से जो लिप्त लोग हैं, और जो इसमें संलिप्त हैं, और जो बच्चों से ड्रग्स बिकवा रहे हैं। अभी हाल में मैंने एक बच्चों को ड्रग्स लेते हुए बेचते हुए, ये एक बार नहीं हुआ है, ये लगभग 4-5 बार मैं पकड़ चुकी थी, लेकिन बार बार ये मुझसे कहा जाता था कि भाई आप तो ये कर नहीं सकती हैं, क्योंकि क्या नाम, ये तो माइनर बच्चे हैं। सो व्हाट, माइनर बच्चों से आप गलत काम करवाएंगे? आपको बहुत अच्छा एक सेंसिटिव वो मिल गया कि हाँ ठीक है, इन बच्चों से कुछ भी काम करवा ले, कोई इनके ऊपर हाथ नहीं डालेगा, लेकिन आपको पता है कि वो बच्चों की जिंदगियों का प्रश्न है, तुम बच्चों की जिंदगियों के से खेल रहे हो। ये हमारा युवा भारत होना चाहिए। हमें अपने युवा भारत के लिए, मैं हर व्यक्ति को कहती हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हर एक की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे इस नशा से मुक्त कराएं अपने बच्चों को, कैसे हम इस भटकाव की स्थिति को खत्म करें। और जो माफिया इसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा, मैंने जब बिंदाल में 3-4 बार ये काम किया, 3-4 बार ये बच्चे पकड़ लिए थे, उसके बाद में मुझे लिटरली छोड़ना पड़ा इन बच्चों को, लेकिन लास्ट में मुझे
हार्ड डिसीजन लेना पड़ा और मैंने उस बच्ची को लेकर और सीधा बालिका निकेतन में रखा। तो बालिका निकेतन में ताकि इस बच्चे की काउंसलिंग हो, इस बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ सके, इस बच्चे को शिक्षा की ओर मोड़ सके, इस बच्चे को संस्कार दे सके और इसको समझा सके कि बेटा जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ये रास्ता बहुत गलत दिशा पे जा रहा है, इसमें आपकी जिंदगी खत्म होगी लेकिन आपके साथ बहुत सारों की जिंदगियां खत्म होगी। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को देखते हुए जब हमने ये काम किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 7 वकील वहां पे आ गए उस बच्ची को छुड़ाने के लिए। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट आपका बिंदाल में जो आपने पकड़ा था उसमें है? जी। अच्छा। क्योंकि आपके पोल ना खुल जाए, वो तो मैंने निकलवा ही लिया, जो मुझे निकलवाना था वो मैंने निकलवा लिया। लेकिन आप किसको बचा रहे हो? ये बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा रहे हो। वो लोग जो लोग बहुत अपने आप को साफ सुथरा, अपने आप को समाज का बड़ा ठेकेदार और समाज के उत्थान और विकास की बात करने वाले लोग, आप उन लोगों को कैसे वो लोग इस तरह से गलत कार्य कर सकते हैं? और क्यों नहीं इस पर रोक लगनी चाहिए? जी। इसलिए हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगाना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ जी वो तो राजनीति कर रही है। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आयोग कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है। आयोग इन लोगों को, गलत लोगों को सही ठिकाना बताने के लिए आयोग बना है और आयोग छोड़ेगा नहीं। बहुत सही जी। एक मैम इससे एक इरेगुलरिटी से रिलेटेड और एक चीज है, ये अंदाजन एक 1.5 साल पहले ये इशू उठा था कि जो अनाथालय हैं, ऑर्फनेजेस हैं, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और कुछ आरोप ऐसा भी लगा था कि मिशनरीज जो लोग चला रहे हैं उधर, यानी आरोप ऐसे भी लगे थे कि बच्चों को बेचा भी जा रहा है। फिर मंत्री महोदया थी, उन्होंने फिर रिपोर्ट भी मांगी थी, आपने भी सवाल पूछे थे। बट अब जैसे ऐसा होता है ना, जैसे जब कोई हालत जैसे पैंडेमिक, अर्थक्वेक, डिजास्टर होते हैं, तब ये चीजें ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और ऑर्फनेजेस, अनाथालयों का मुद्दा अभी आजकल ऐसा लग रहा है कि भूल गए हम अनाथालयों में क्या हो रहा है बच्चों के साथ। नहीं, हम नहीं भूले और हम भूलेंगे भी नहीं और भूलने देंगे भी नहीं। अच्छा। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि चिल्ड्रंस होम का आपने देखा होगा बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था जिसमें एक बच्चे का मर्डर हो गया था, और वहां एक बच्चे का नहीं, इससे पहले भी 2-3 बच्चों का मर्डर हुआ और 1-2 बच्चियों ने सुसाइड भी किया था। तो ये जब इशू उठा था तो उस समय काफी लोगों ने मैं इसको धमकी नहीं बोलती, मैं इसको बोलती हूँ गीदड़ भभकी देना। तो हमको कहा आप अपना काम करें, आप बहुत गलत कर रही हैं। हमने कहा हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है तो ठीक है, लेकिन गलत को सुधारना हमारा काम है। इसलिए आपको जो कहना है और आप जिस तरह से थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, कम से कम हमें तो बिल्कुल आप थ्रेट ना करें। और हमें थ्रेट भी करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने ये तो तय किया है और ऊपर वाले ने भी तय कर रखा कि मरना कहाँ पे, कब तुम्हारी अंत आना है। तो अब घर में बैठ के उस खटिया पे लेटकर अपनी मौत को नहीं बुलाना चाहते। अच्छा है कोई कर्म करके उस बाहर निकलकर मर जाएंगे तुम्हारी गोली से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनको जानबूझकर इस तरह से कोई ना कोई अड़चने, बाधाएं डालने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थी लोग उस पे जुड़े हुए लोग हैं। तो हमने भी उनसे यही कहा था कि खोने के लिए पूरा मेरे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहान है। तो इसलिए जो आपको करना है आप करें, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगी और मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगी। और आपने गलत किया है, उसी में ही इन ऐसे लोगों में ये लोग कन्वर्ट करते हैं अपने धर्म के प्रति, और किस तरह से इनका व्यवहार होता है वो मैंने खुद प्रैक्टिकली जाकर देखा है। इंस्पेक्शन करने के दौरान जब मैं गई थी उस बच्चे की मौत के दौरान, तो मैंने वो सब चीजें देखी कि ये बच्चा कैसे मरा और कैसे, क्योंकि ये गरीब बच्चे होते हैं, ये लिप्रोसी वालों के बच्चे होते हैं, ये बहुत ज्यादा नीडी बच्चे या ऐसे बच्चों को लाकर आप करते हैं, इनसे आप कुछ भी करवा सकते हैं, इनकी मजबूरी है। तो ऐसे जगहों पर, क्योंकि हम इन बच्चों की जिंदगियों को भी सुधारना चाहते हैं, मैंने अभी हाल में ही गृह मंत्रालय को भी एक पत्र भेजा है, और इसके अलावा भी मैंने कुछ वकीलों से भी बात की जो दिल्ली में है, कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ, और भारत सरकार से भी ये मैंने कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के टाइम पे
जो बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हुए, आखिर वो बच्चे गए कहाँ, कितने बच्चे कहाँ है वो मिसिंग बच्चे? ये आप 2013 की बात कर रहे हैं, जो डिजास्टर के टाइम की? वीडियो स्टक हो गया। आपका वीडियो स्टिल हो गया मैम। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है मैम, आप फ्रीज हो गए हैं, आप ऑडियो भी नहीं आ रहा। हाँ अब ठीक हुआ है जी। आप बद्रीनाथ केदारनाथ बोल रहे थे, आप 2013 का डिजास्टर की बात कर रहे हैं आप? यस यस यस। अच्छा, हाँ तो जी, हाँ ये एक डिजास्टर, जब जब कभी भी डिजास्टर आता है तो ट्रैफिकिंग बहुत सारी होती है। जी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, आजकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे आप ये देखिए कि कितना बहुत बड़े बड़े संस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी बातें करती, पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ बच्चे कहाँ हैं? बच्चे लाइए, हमें बच्चे चाहिए। और इस लॉकडाउन पीरियड में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं कि जिस पर चिंता करने की आवश्यकता है। कुछ चीजें ऐसी है कि जिसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो फिलहाल जी, बहुत सारी चीजें, इसलिए हम गृह मंत्रालय से और हम जो है अन्य जगहों से ये चीजों का पूरा लेखा जोखा खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चिंताशील नहीं है, हम लोग संवेदनशील है, चिंताशील है, और उसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैम आपने ये कहा कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट खाली एक रफ आइडिया के लिए आपने, क्योंकि पहले हिंट तो दिया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो लॉकडाउन में आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि डिस्क्लोज नहीं कर लॉकडाउन से सकते। लेके देखिए बहुत हुआ है, लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें, बच्चियां बहुत शिकार हुई हैं, बच्चियां, अब आपको क्या बताएं, कई सारी सेक्सुअल चीजें हैं। असॉल्ट, जी जी। हर चीज देखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो कहाँ रही है? अभी आपने अभी देखा कि हाँ, विकास नगर वाला एक हम लोगों ने प्रकरण उठाया, और जी उसमें गढ़वाल आईजी ने आपके क्या नाम है, हमको जो पूरी रिपोर्ट, जो बात हम कह रहे थे, जिस बात को हम कह रहे थे वो डिट्टो हुई। एग्जैक्टली। तो हाँ हम लोग सीबीआई का काम भी हम ही लोग करेंगे, पुलिस का काम भी हम ही लोग करेंगे, शिक्षा विभाग का काम भी हम ही लोग करेंगे। हमारा काम मॉनिटर करना है, लेकिन उसके बाद में भी अगर आयोग इस पे इफेक्टिवली वर्क करता है तो ये तो लोगों को खुश होना चाहिए, ये तो सबको ये समझना चाहिए कि आखिर आउट ऑफ वे जाकर काम कर रहे हैं। ये राजनीतिकरण नहीं है इसका। अगर कोई अपना समय लगा रहा है और अगर कोई इसके लिए अपना जीवन भी देने को तैयार हो गया तो ये कोई वो नहीं है। और ये बहुत आसान कहना, और इस चीज को कि कोई क्या कहता है इसकी परवाह हम नहीं करते, क्योंकि अगर परवाह करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। जी मैम। जी मैम, लास्ट के कुछ ईयर्स में जो है चाइल्ड मॉलेस्टेशन के केसेस काफी बढ़ गए हैं। अभी इस साल भी पॉक्सो एक्ट के अंदर काफी सारे लोगों को चाइल्ड मॉलेस्टेशन के लिए चार्ज किया गया है। तो आपके अनुसार क्या किया जा सकता है जिससे इसको कम किया जा सके? क्योंकि काफी, जैसे कि इस साल आप ही के इंस्ट्रक्शंस पे काफी लोगों को पॉक्सो एक्ट के अंदर चार्ज किया गया है। तो आपको लगता है कि मतलब इसमें सेक्स एजुकेशन हेल्प कर सकता है बच्चों को, ताकि वो ज्यादा अवेयर हो सके? रिपीट करेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली। इसमें देखिए ऐसा है कि पिछले आंकड़ों को अगर हम देखें, और अभी जो लोग कहते हैं कि आंकड़े बढ़ गए, मैंने कहा आंकड़े पहले भी वही था हिसाब किताब, लेकिन क्या था, लोगों के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, और लोगों को लगता था कि अगर हम कहीं जाएंगे अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे तो हमारे शिकायत पर तो कोई काम होगा नहीं, और हमें उल्टा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बेटर है कि क्या नाम है, अपना मुंह बंद रखो, या क्या नाम है, अपने बच्चों से ही कह देते थे। लेकिन आज एक फुल कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, कॉन्फिडेंट है वो कि हम अगर जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, हम किसी थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, और उस पर एक्शन भी होगा। तो वो हो भी रहा है, और पिछले टाइम से आप देख रहे हैं कि ज्यादा पंजीकृत भी हो रहे हैं केसेस, और उसके ऊपर एक्शंस भी हो रहे हैं, और उसमें काफी सही तरीके से सरकार भी काफी इस चीज को लेकर चिंतित है, और वो लोग भी इसमें पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं, और पुलिस भी विभाग भी इसमें काफी
सहयोग कर रही है। दूसरा, हर जगह पे हम लोगों ने पोक्सो कमेटियों का गठन किया है स्कूलों के अंदर। तो स्कूलों में इस तरह से कि कहीं पर भी आपके पास में ऐसी कोई भी सूचना होती है तो आप बिना अपने नाम को बताए हुए आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसके माध्यम से एक्शन हम लोग अपने आप लेंगे। तो ये चीजें हैं। और स्कूलों में गुड टच, बैड टच, इन सब चीजों को लेकर ट्रेनिंग करना, अवेयरनेस करना, सेल्फ डिफेंस पर बच्चियों और बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाना, ये स्कूलों से हम लोगों ने बोला है। इनफैक्ट हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि कुछ अलग इंस्टीट्यूट्स भी, कुछ अलग अलग जो सोशल फील्ड में वर्क करते हैं, वो लोग भी इसमें आगे बढ़कर काम करें और इन बच्चियों के लिए जो है बच्चों और बच्चियों के लिए इस तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें, तो ताकि कम से कम बच्चियां जो है, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं, उनको गुड टच बैड टच के साथ में सेक्स एजुकेशन भी दें, उसको भी समझाएं। तो ये सारी चीजों की आवश्यकता है और इन सब चीजों पर हम समय समय पर लोगों से वार्ता भी करते हैं और उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। ये काम आयोग का नहीं है, काउंसलिंग करना आयोग का नहीं है, ये काम विभाग का है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने इस नैतिक कर्तव्य को समझकर हम लोग काम करते हैं। आयोग का काम सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, आपने ये योजनाओं का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों हुई, इसमें ये सारी चीजें उनको डायरेक्शन देना, ये सारे हमारे काम है। उसको इफेक्टली काम करने के लिए हम लोग खुद मैदान पे उतरते हैं। तो इस चीज को विभाग क्यों नहीं करता, बाकी लोग क्यों नहीं करते? नशे की उस झुग्गी झोपड़ी में हमें जाने की क्या जरूरत है, और मुझे खासकर मुझे अकेले जाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं बाकी लोगों को समझ में आता, क्यों नहीं उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये समाज के उत्थान और विकास की बातें भाषण में कम दें और इम्प्लीमेंट वास्तव में जमीन पे करें, तो मैं कहती हूँ कि क्राइम तो अपने आप ही, उसका क्राइम रेट तो डाउन हो ही जाएगा। तो क्यों नहीं लोग बाहर आगे आते? तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि जितने भी लोग हैं समाज में, अगर कहीं अपने आप को ये कहते हैं कि हम सामाजिक रूप से काम करते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते आपका दायित्व भी बढ़ता है कि समाज के उत्थान और विकास में अपनी सहभागिता को बिल्कुल पूरा करें। आए वहां पे, जमीनी हकीकत को समझे और जमीन पर काम करें। सिर्फ हवा हवाई नहीं, पेपर में कर दिया, फाइल में कर दिया और दिखा दिया हमने इतना काम किया, ये काम नहीं होता। ये सिर्फ जी आप जो बोल रहे हैं ना कि फाइलों में काम होता है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। बट इससे रिलेटेड दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो है, जो बच्चे भिखारी लोग हैं, जो बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है। पुलिस ने भी ट्राई किया था, कुछ ऑपरेशन स्माइल ट्राई किया था, वो थोड़ा टाइम ट्राई किया, थोड़े बच्चों को रिहेबिलिटेट किया, वो भी आजकल वापस भिखारी दिखने लग गए बच्चे लोग। और एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड और एक चीज है कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, जो माइनर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन में। बट उसमें फिर ये हो रहा है कि चाहे भिखारी हो या चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट्स हो, उनको स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, उनको हीन नजर से देखा जा रहा है, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा है और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप अपने तरफ से कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए तो हम लोग समय समय पर इन लोगों को इनके रूल्स रेगुलेशंस के साथ साथ में कई कई पत्र भी लिखते हैं और उसमें कार्रवाई करने के लिए भी बोलते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है और उस पर इफेक्ट भी हुआ है। अभी हाल ही में विकास नगर वाली बात मैं आपको बता रही थी कि कुछ महिलाओं के द्वारा हमें शिकायत मिली कि माइनर्स बच्चियां लाई जाती हैं और इस तरह से देह व्यापार में उनको संलिप्त कर दिया जाता है। तो उस पर जब रिपोर्ट आई, तो अभी रिपोर्ट में उसके बाद में मैंने आईजी गढ़वाल से कहा कि अब मुझे इस पे एक्शन चाहिए, क्योंकि जो बात हम कह रहे थे वो बात सही हुई। अब दो 4-5 जो ऐसे होटल्स हैं उनको सीज कर दीजिए। जो बच्चियां आती हैं उन बच्चियों को आप निकालें और उन बच्चियों को कम से कम उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें समझाएं, क्योंकि ये जो भी है, अब बाहर से भी बच्चियां आई हैं, हमने कई सारी चीजें इस चीज को बोला है और इस चीज पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों के लिए सबको ही सहयोग करके आगे आने की जरूरत है। अब हर जगह पे बाल आयोग तो नहीं वो करेगा, लेकिन बाल आयोग फिर भी कोशिश करता है, अपने दांत और नाखूनों को पैना किए हुए है कि हाँ, कहीं पर हमें कुछ दिखाई दे हम तुरंत उस पर झपटा मार ही लेते। लेकिन
इसमें औरों को भी करने की जरूरत है, और जब सब लोग मिलकर करते हैं तो तब ज्यादा एक चीज का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आवश्यकता तो इसी चीज की है। विभाग जिसके लिए बने हुए, विभाग क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं उनको उनको उनके पास में फंडिंग व्यवस्थाएं हैं, उनके पास में सारी चीजें हैं, आपका अथॉरिटी भी है उनके पास। जी हाँ, अथॉरिटी भी है, ऑथराइज भी है वो उनका। हाँ अथॉरिटी तो है ही, हाँ लेकिन आपके पास फंडिंग व्यवस्था है। जी आप दूसरी बात ये कि इनके इन लोगों को, जब बच्चों को अगर हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया उन बच्चों को, तो उनके बच्चों के रहने की व्यवस्था क्या? तो आपने हाथ खड़े कर दिए जी, हमारे पास तो फंड नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है। अरे आपके पास इच्छा शक्ति तो है। अगर फंड नहीं है तो इच्छा शक्ति हो तो फंड की व्यवस्था करना भी आसान हो जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो चैरिटी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें, और जो कहते हैं हम चैरिटी करते हैं, तो हम उन्हीं को बोलते हैं आइए भैया चैरिटी कर लीजिए, बिल्कुल। एक अच्छा होम बना दीजिए इन बच्चियों के लिए। इन बच्चियों की शिक्षा के साथ इनको हम लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़कर इनकी शिक्षा को और इन आगे बढ़ाएं, ताकि ये बच्चियां आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, और समाज में ऊंची नजर से जी सके, और अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सके। तो क्या आप अपना पैसा बैंक में रखने के लिए है क्या? ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें, और कहते हैं, कुछ लोग दिल से करते हैं, कुछ लोग कहते हैं। तो उन कहने वाले लोगों को पकड़ लीजिए, वो बिल्कुल लोग करके दिखाएं हमें, कहने में और करने में। आप कहते हो भैया बहुत बड़े बड़े भाषण चाहते हो, आओ चलो करिए, इन बच्चों के लिए करिए, तो ये बिल्कुल जरूरी है। मैम। लेकिन उसके लिए प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, और उस प्रेशर तभी तो कहा जाता है कि राजनीति करते हैं। जी जी जी। और मैम जो तो आपने बताया उससे मेरे दिमाग में और एक सवाल आ रहा है कि आपने बताया है कि आप जो दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम है वो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं, आप एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम भी आप कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एससीपीसीआर को और रिसोर्सेज की जरूरत है, चाहे वो स्टाफ हो या बजटरी प्रोविजन हो, कुछ और जरूरत है मैंने एससीपीसीआर को? बिल्कुल बिल्कुल मैंने इस चीज को बिल्कुल बनाया, इसका पूरा वो बजट का वो पूरा बनाया, प्रावधान किए जो भी हमको अगर क्योंकि रिसोर्सेस कम है, हमारे पास मैन पावर कम है। मैन पावर कम होने के बाद में भी अगर हम लोग 4 5 6 लोगों के स्टाफ से काम चला सकते हैं और काम चला रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि और ज्यादा लोग होंगे, और ज्यादा हाथ होंगे, तो नेचुरली बहुत अच्छा उस पे कार्रवाई होगी, और हमें और ज्यादा अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो उसके उसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट को लिखा है, और गवर्नमेंट ने उसमें हम लोगों को पूरा आश्वस्त भी किया है, और कर भी रहे हैं। तो हमें जल्दी ही इसके लिए सफलता भी मिल जाएगी, मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा मैंने वही बोला ना कि इच्छा शक्ति, अगर जी आपके काम करने की इच्छा शक्ति है, और आप अगर चाहते हैं कि नहीं कुछ बेहतर होना चाहिए, और उससे उसका बेनिफिट किसको होने वाला है? अगर हम कोई काम करते हैं तो बेनिफिट समाज के साथ साथ में हम बिल्कुल सबका होता है। हम सब बिल्कुल लोग, क्योंकि समाज में अगर एक चीज गलत होती है, एक बच्चा नशा कर रहा है, तो वो अपने पूरा वातावरण खराब कर देता है, घर का वातावरण के साथ साथ उसके अड़ोस पड़ोस में बाकी जो लोग बाग भी होते हैं, उनसे भी उन लोगों को इफेक्ट पड़ता है। और अगर बच्चे को पैसा नहीं मिलेगा नशा लेने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं चोरी भी करेगा, गलत काम करेगा, दूसरे दोस्त बनाएगा, उनको भी इफेक्ट करेगा, वो दोस्त भी उसके संगत में आएंगे तो नेचुरली गलत काम करेंगे। तो बिल्कुल क्या हम लोगों का ये दायित्व नहीं है कि हम सब लोग मिलकर, ये एक बच्चा अगर कुएं में जा रहा है तो उसको कुएं से बाहर निकाले, बिल्कुल तो ताकि तभी तो समाज का उत्थान होगा। और हम सोच रहे हैं ठीक है ये तो हमारा बच्चा नहीं है, ये किसी पड़ोसी का बच्चा है, तो आप गलत फहमी में, ये किसी पड़ोसी का बच्चा नहीं है, यही बच्चा है जो संक्रमित करेगा सबको। इसलिए बिल्कुल इस बच्चे पे कंसंट्रेट करो, इस बच्चे का जीवन बचाओ, तो हमारे 10 बच्चों का जीवन बचेगा। एक बच्चा इफेक्ट करेगा 10 को, और 10 से 100 होते हैं। तो इस तरीके से कम हम लोगों को काम करना चाहिए, और हम लोग उस पर प्रयत्नशील है, देखते हैं। और मुझे होप है कि अगर करने की इच्छा होगी और हम लोग दिल से काम करेंगे तो नेचुरली सफलता मिलेगी, और सफलता मिल भी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहीं हतोत्साहित नहीं है कि हाँ जी नहीं, हम ये नहीं देख रहे कि गवर्नमेंट एजेंसियां हमको हेल्प करें,
जहाँ पर हम खुद कर सकते हैं वहां पे हम खुद करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम होता है ऐसा चांसेस कि हमको और लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर करें तो शायद एक समाज को, हमारे राज्य को, हमारे राष्ट्र को इसका बल मिलेगा। और यहाँ पे जो इतना नशे का व्यापार फैल रहा है, जो बच्चे गलत विकृत मानसिकता के शिकार हो रहे हैं, वो बच्चे कम से कम सही तरीके से अपना जीवन जीने के लिए सुसंस्कृत समाज के अंदर आए। तो ऐसे समाज की हम कल्पना कर रहे हैं कि जिस समाज, और आज हम लोग लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है। इस कोविड-19 से हमें प्लस में मिला है, हम माइनस की तरफ ना जाएं, हमें बहुत प्लस में मिला है। हमें अपने वैल्यूज समझ में आए, हमें अपना परिवार के वैल्यूज समझ में आए, और हमें हर चीज समझ में आई कि अगर हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर कुछ चीजों को करते हैं तो उसका एक अलग ही एहसास होता है, उसका एक अलग ही प्रतिफल होता है। तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरत है। आज लोगों को पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझ में आने लगी है कि हाँ, पूरा परिवार एक संयुक्त रूप में चलता है तो उसके एक अलग ही फल मिलता है। लेकिन जो हम लोगों ने विघटन और अलग एकल परिवार का जीवन जीने शुरू किया, उसका परिणति है, या ये जो ऐसी ऐसी फिल्में आने लगी हैं जो देश विरोधी नीतियों पे काम करती हैं, जो हमारी संस्कृति पे कुठाराघात करती हैं, ऐसी पिक्चरें हम देख रहे हैं। हमारे बच्चे अपने वैल्यूज को भूल गए। हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए, दादा दादी क्या होने चाहिए, चाचा चाची कौन है, माँ कौन, मामा मामी कौन है, मौसी कौन है, सारी आंटियां और अंकल हो जाते हैं। तो आज लोगों को समझ में आने लगा है कि नहीं, मौसी का मतलब होता है मासी, जो माँ जैसी दिखती है। चाचा चाची का मतलब होता है। तो आज बच्चों को वैल्यूज, ये चीजें भी समझ में आने लगी। इसलिए इस चीज से हमने बहुत कुछ पाया है और बच्चों को लगने लगा पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को पैसा के पीछे भागा दौड़ी जिंदगी, अब उन्हें लगा है कि ठहराव की जिंदगी क्या होती है, किस तरीके से हम लोगों को इन सब चीज, और अपने बच्चों के साथ जो उन्होंने समय बिताया तो उन्हें ये समझ में आ गया कि मेरा बच्चा के अंदर कहाँ पर कमी है और ये किस चीज को महसूस कर रहा है, मुझे इसकी इस कमी को दूर करना है। कहीं कहीं इरिटेट भी हो रहे, कहीं कहीं इरिटेट भी हो रहे कि हाँ जी ये बहुत हल्ला मचाए बड़ा वो, लेकिन इससे पहले तो आप कह रहे थे हमारे पास समय ही नहीं है। तो अब आपको समय दिया है ना प्रकृति ने, तो उस समय का सदुपयोग कर लें, अपने बच्चों को समझ लें, अपने बच्चों के जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ाएं, उसके लिए चिंताशील रहें। वो क्या चाहता है, वो किन दोस्तों के साथ उठता बैठता था, उस पे क्या इफेक्ट हुआ, अब वो क्या चाहता है, तो उसके साथ डिस्कस करें, डायलॉग करें, तो वो उसका समाधान भी आपके पास में है। तो उस समाधान की तरफ जाएं ताकि कम से कम उन बच्चों का बेहतर भविष्य बन सके और उन बच्चों को हम लोग अच्छी जिंदगी जीने के लिए दे सकें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपकी 1 लाख रुपए की आपने बाइक दे दी तो आपका जिम्मेदारी खत्म हो गई। बाइक क्यों दी? हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को पेरेंट्स की भूमिका अहम है अभी इन दिनों, और ये हमें प्रकृति सिखा रही है, समझा रही है और चेता भी रही है कि अभी भी समझ जाओ। तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी चाहिए, यही कहना चाहिए। तो मैं आपका सरमाइज अब मैं अगर करूं अपना हमारा इंटरेक्शन का पूरा, कि जो प्राइवेट स्कूल जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपना पोजीशन को, एससीपीसीआर उन पे फोकस कर रहा है और उनको लीनियंटली जाने नहीं देगा, जो रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो तो अपने आप में अच्छी नीति है, तो ये नीति लागू करवाएं और बच्चों को बिल्कुल वही चीजें जो जिस चीज की हम कल्पना कर रहे थे, जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान थे और बार बार एससीपीसीआर उत्तराखंड ने सबसे पहले इस बात को उठाया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद पहली बैठक मेरी जो चंडीगढ़ में हुई थी, मैंने उस दिन इस पे फोकस किया था कि कुछ नहीं, यूनिफॉर्मली पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम एक ही होना चाहिए। वो माध्यम अंग्रेजी हो सकता है, माध्यम हिंदी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, साउथ इंडियन, आप किसी भी भाषा में किसी लैंग्वेज में भी करें, जो भी रीजनल लैंग्वेज, पैटर्न एक ही होना चाहिए। तो उस पैटर्न पे मेरा गांव का आखिरी व्यक्ति, आखिरी बच्चा अगर गांव में बैठा है, हिंदी मीडियम पढ़ रहा है, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। तो वो चीजें भारत सरकार ने
अपने स्तर पे बहुत मेहनत करके जो शिक्षा नीति बनाई और हमारे बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट साथ में जोड़कर जो किया है, उसके लिए मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से। और बहुत बहुत बधाई भी अपने उत्तराखंड के जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं शिक्षा मंत्री, उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। और जावड़ेकर जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उनका इसका श्रेय उनको जाता है। तो वो उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ये जो जिन लोगों ने मेहनत की है, आखिर हम लोगों को उन लोगों को सलाम तो करने की जरूरत है ही। बिल्कुल मैम। और आपने एक ये भी बोला कि जो बच्चे जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उन पे भी आपका नजर है पूरा। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का चाहे अभी कमी हो फिलहाल, बट आप अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और सरकार को अभी प्रपोजल आपने भेजा है जिसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। सो SCPCR के रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कमीशन अपना काम करते रहा है और करते रहेगा। जी जी ठीक है मैम, ठीक है मैम। आपने आपने अपना समय दिया हमको, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का भी। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक्स।